तो भई भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक राघव चड्ढा अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है। ये कहानी है कानून के एक ऐसे दावपेच की जो दल बदल को एक विलय का नाम दे देता है। और ये कहानी है नैतिकता और सत्ता के बीच की उस पतली सी लाइन की। तो चलिए आज इसी राजनीतिक भूचाल को परत दर परत समझते हैं। बस एक लाइन, और इसी एक लाइन से राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले का पूरा सार बता दिया। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं, लेकिन जनता के और भी करीब आ रहे हैं। सच कहूं तो इस एक बयान ने ही भारतीय राजनीति में विचारधारा और वफादारी पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये चौंकाने वाली घोषणा आखिर थी क्या। फिर हम उस 2/3 वाले कानूनी नियम को समझेंगे जिसने इस पूरे मूव को मुमकिन बनाया। इसका राज्यसभा में आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा और जो विश्वासघात के आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है। और आखिर में ये पूरी घटना हमारी राजनीति में विश्वास और नैतिकता के बारे में क्या कहती है। तो कहानी शुरू होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। राघव चड्ढा मीडिया के सामने आते हैं और एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में हलचल मचा दी। वो कहते हैं कि वो और आम आदमी पार्टी के कई और सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अटकलें तो खैर बहुत थीं, लेकिन इस औपचारिक घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। और देखिए, ये सिर्फ राघव चड्ढा का अकेले का फैसला नहीं था। उनके साथ मंच पर संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी थे। और लिस्ट यहीं नहीं रुकी। उन्होंने 4 और नामों का ऐलान किया: हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। मतलब आम आदमी पार्टी के कुल 10 में से 7 राज्यसभा सांसद। ये कोई छोटी मोटी टूट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो उन्होंने अपने इस कदम के पीछे तर्क क्या दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से हुआ था, वो आज खुद भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के कंट्रोल में है। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा: मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने वो फैसले लिए जो दूसरे नेता लेने से डरते हैं। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हम सब जानते हैं कि जब कोई सांसद पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जाने का खतरा होता है। तो फिर सवाल यह है कि ये 7 सांसद अपनी सीट कैसे बचा पाएंगे। इसका जवाब हमारे संविधान के एक ऐसे प्रावधान में छिपा है जिसका इस्तेमाल करके इस पूरे कदम को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। यही तो सबसे बड़ा कानूनी सवाल है यहाँ पर। क्या इन 7 सांसदों को अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ेगी या फिर वो सांसद बने रहेंगे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास नियम में। देखिए, भारत में एक कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, ताकि कोई भी सांसद या विधायक जिसे जनता ने किसी एक पार्टी के टिकट पे जिताया हो, वो निजी फायदे के लिए पार्टी न बदल सके। और आमतौर पर अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन हर कानून में कुछ ना कुछ लेकिन होता है, और इस कानून का लेकिन है ये नंबर 2/3। यही वो जादुई आंकड़ा है जो ये तय करता है कि किसी नेता का पार्टी छोड़ना दल बदल कहलाएगा या फिर कानूनी रूप से सही विलय माना जाएगा। नियम यहां पर एकदम शीशे की तरह साफ है। अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल माना जाएगा और उन सब की सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो कानून इसे विलय यानी मर्जर मानता है और उनकी सदस्यता बची रहती है। अब गणित समझिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में थे 10 सांसद। 7 का मतलब हुआ 70%, और 2/3 कितना होता है? करीब 66.67%। तो क्योंकि ये 67% से ज्यादा है, कानून की नजर में ये दल बदल नहीं, ये विलय है। और बस इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, कानूनी दांवपेच तो समझ आ गया, लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका सीधा और बहुत बड़ा असर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, खासकर संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में, जहां हर एक सीट की अहमियत होती है। असर तो देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 10 से सीधे 3 पर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रातों रात राज्यसभा में पार्टी की हैसियत का, उसकी आवाज का कम हो जाना है। ये एक बहुत बड़ा झटका है जिसने पार्टी की ताकत को बहुत कम कर दिया है। अब देखिए, सांसद कम होने का मतलब सिर्फ गिनती कम होना नहीं होता।
इसका मतलब है कि अब किसी भी बिल पर पार्टी की मोलभाव करने की शक्ति लगभग खत्म हो जाएगी। सदन में बहस के लिए जो समय मिलता है वो बहुत घट जाएगा, और जो जरूरी संसदीय कमेटियां होती हैं उनमें भी पार्टी का प्रभाव ना के बराबर रह जाएगा। तो एक तरफ राघव चड्ढा और उनके साथी इसे सिद्धांतों की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आम आदमी पार्टी इसे सीधे सीधे धोखा और जनता के वोट का अपमान कह रही है। तो चलिए अब कहानी का ये वाला पक्ष भी समझते हैं। आपके नेता संजय सिंह ने सीधे सीधे इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। ये वो शब्द है जो विपक्ष अक्सर तब इस्तेमाल करता है जब बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का आरोप लगता है। संजय सिंह ने कहा कि ये पंजाब की जनता के साथ गद्दारी है, क्योंकि राघव चड्ढा उस पार्टी में चले गए जो किसानों के खिलाफ कानून लाई थी। और आम आदमी पार्टी अपने आरोपों के सबूत के तौर पर क्या दिखा रही है? राघव चड्ढा के ही पुराने ट्वीट्स जो अब डिलीट हो चुके हैं। इनमें उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की थी। जैसे 2020 का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था, बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। और आज का बयान ठीक इसके उलट है। जब इस बात को खंगाला गया तो पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स, यहाँ तक कि एक्स जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उसके एआई ने भी माना कि हाँ, ऐसे ट्वीट्स थे जो अब डिलीट हो चुके हैं। और एक ऐसा आरोप है जिस पर राघव चड्ढा की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और यहीं पे संजय सिंह ने विपक्ष का वो सबसे बड़ा आरोप फिर से दोहराया, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। विपक्ष का यह आरोप है कि एक पैटर्न सा बन गया है कि पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं पर जांच एजेंसियों का दबाव बनता है, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उनके मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। वो अशोक मित्तल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनके यहाँ हाल ही में छापे पड़े थे और अब वो भी बीजेपी में हैं। अब चलिए इस एक घटना से थोड़ा ऊपर उठ के सोचते हैं। ये सब जो हुआ, ये हमारे आज की राजनीति के चरित्र के बारे में और उसमें विश्वास, नैतिकता और सत्ता की भूमिका के बारे में हमें क्या बताता है? एक दलील ये दी जाती है कि भाई पॉलिटिक्स भी तो एक नौकरी है, एक प्रोफेशन है। जैसे कोई बेहतर मौके के लिए एक कंपनी छोड़कर दूसरी में चला जाता है, वैसे ही एक नेता भी अपनी पार्टी बदल सकता है। पर क्या ये तुलना इतनी सीधी है? ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन शायद सही नहीं। देखिए, किसी भी जॉब में आपकी करेंसी क्या होती है? आपका स्किल, आपका तजुर्बा। लेकिन राजनीति में असली करेंसी होती है विचारधारा और जनता का भरोसा। लोग किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा और उसकी पार्टी के वादों को वोट देते हैं। तो जब कोई नेता ठीक उल्टी विचारधारा वाली पार्टी में चला जाता है, तो वो सीधे सीधे उस विश्वास और जनादेश पर ही सवाल खड़ा कर देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसका काम है लोगों का इलाज करना, लेकिन अगर वो सिर्फ पैसे के लिए अपने उसूलों से ही समझौता कर ले, तो फिर उसके डॉक्टर होने का मतलब ही क्या रह जाता है? राजनीति में भी जब विचारधारा और जनादेश को निजी महत्वाकांक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है, तो नेता और जनता के बीच का जो भरोसे का रिश्ता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो अब आगे क्या? थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी एक लंबे समय से वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए एक लोकप्रिय और जाने पहचाने पंजाबी चेहरे की तलाश में है। तो सवाल यही है, क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में आना 2027 के लिए पंजाब की राजनीति का एक नया चैप्टर लिखने की तैयारी है? क्या बीजेपी उन्हें एक नए मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देख रही है? इन सवालों का जवाब तो हमें वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस एक कदम ने आने वाले कई सालों के लिए राजनीति का समीकरण हमेशा के लिए बदल दिया है।